गुड मॉर्निंग। देखते हैं ओवर टाइम। ओवर टाइम मतलब क्या होता है? वर्क डन बियॉन्ड नॉर्मल वर्किंग आवर्स इज़ नोन एज ओवर टाइम। मतलब हमारा नॉर्मल वर्किंग आवर्स है, समझ लो 10 to 6। ठीक है, नॉर्मल वर्किंग आवर्स है हमारा 10 to 6। तो 6 के बाद में जो हम काम कर रहे हैं उसे कहते हैं ओटी, ओवर टाइम। या 10 के पहले जो काम कर रहे हैं उसे कहते हैं ओवर टाइम, ओटी। ठीक है, तो ये जो ओवर टाइम है, कोई भी लेबर या कोई भी एम्प्लॉय ओवर टाइम काम कर रहा है तो वो क्या मांगेगा? ओवर टाइम प्रीमियम मांगेगा। वो क्या मांगेगा? ओवर टाइम प्रीमियम। हमें उसे ओवर टाइम प्रीमियम देना पड़ेगा। तो नॉर्मल अगर उसका सैलरी 100 रुपीज़ पर डे है, नॉर्मल उसका सैलरी 100 रुपीज़ पर डे है, या यूँ ले लेते हैं, नॉर्मल उसका सैलरी 100 रुपीज़ पर आवर है। ठीक है, नॉर्मल सैलरी 100 पर आवर है और उसने 2 आवर्स का ओवर टाइम किया है, तो जो 10 to 6 8 आवर्स है इसका तो इसी रेट से मिलेगा। लेकिन जो ओवर टाइम काम किया है उसका मिलेगा ओवर, ये बेसिक तो मिलेगा ही, इसी के साथ साथ ओवर टाइम प्रीमियम भी मिलेगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि 100 रुपीज़ बेसिक प्लस 50 रुपीज़, या 100 + 20, या 100 + 100, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ओवर टाइम का हमें क्या पे करना पड़ता है? प्रीमियम पे करना पड़ता है, ओवर टाइम का प्रीमियम। तो जो नॉर्मल सैलरी है, जो नॉर्मल वेज रेट है, तो ओवर टाइम काम कराते हैं तो ओवर टाइम का प्रीमियम भरने से ओवर टाइम जो काम कराते हैं उसका अर्निंग ज़्यादा होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई भी है ज़िंदगी में सिर्फ काम 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 तो नहीं है। 10 to 6 इंसान 8 आवर्स, जैसे कि हम हमारा गवर्नमेंट का अगर फैक्ट्रीज एक्ट देख ले या लेबर से रिलेटेड जो भी लॉज देख ले, तो उसमें होता है कि 8 आवर्स का काम करना चाहिए इंसान ने। 8 से ज़्यादा अगर वो काम करता है तो उसका लाइफ डिग्रेड होता है। ठीक है, लाइफ का क्वालिटी ख़राब होता है। और इनफैक्ट जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, यूएस एंड यूके, वहाँ का तो कल्चर ही है कि वो दिन में 6 घंटे 8 घंटे 9 घंटे से ऊपर काम करते ही नहीं हैं। इनफैक्ट वो तो दो दो वहाँ तो ऐसा भी कल्चर है कि 8 महीने 9 महीने काम करने का, और क्रिसमस के टाइम में 2-3 महीने सब कुछ बंद होता है। 2-3 महीने वो लोग पूरा एन्जॉयमेंट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। तो ज़िंदगी सिर्फ काम 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 नहीं है। लेकिन हमारे इधर इंडिया में कल्चर अलग है, हमें काम ज़्यादा होता है। 10 to 12 आवर्स भी काम करते हैं लोग, 15 आवर्स भी काम करते हैं। तो ये सब छोड़ देते हैं। एकेडमिक्स के हिसाब से हमें बस इतना समझना है कि ओवर टाइम मतलब जो हमारा नॉर्मल वर्किंग आवर्स है उससे ज़्यादा अगर हम काम कर रहे हैं तो वो हमारा ओवर टाइम है, तो वो हमारा ओवर टाइम है। और ओवर टाइम काम करने का हमें क्या मिलेगा? ओवर टाइम प्रीमियम मिलेगा, हमें ओवर टाइम प्रीमियम मिलेगा। ठीक है, ये प्रीमियम कितना होगा? आपके क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया होगा कि ओवर टाइम प्रीमियम 20% है, 50% है, या अमाउंट दिया रहेगा 50 रुपीज़ पर आवर है, जो भी है। तो ओवर टाइम प्रीमियम स्पेसिफिकली आपके क्वेश्चन में दिया होगा। अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन में ओवर टाइम प्रीमियम नहीं दिया है तो फिर सर हम क्या लेंगे? तो फिर ओवर टाइम लेंगे हम फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अकॉर्डिंगली, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अकॉर्डिंगली। ठीक है, देखो जो प्रीमियम होगा, प्रीमियम तो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कितना पे करना है, क्या पे करना है। लेकिन जैसे कि कैसा, एक बार ये देख लेते हैं पहले फैक्ट्रीज एक्ट वो क्या बोलता है, फिर उसके बाद आपको मैं बताता हूँ क्वेश्चन में क्या क्या आ सकता है। तो एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, वेयर अ वर्कर्स वर्क इन अ फैक्ट्री फॉर मोर देन 9 आवर्स इन एनी डे or for more than 48 hours in any week, he shall in respect of overtime work be entitled to a wage at the rate of twice his ordinary rate of wages। कितना होगा? ट्वाइस। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, इफ़ क्वेश्चन इज साइलेंट, तो हमें क्या करना है? हमें फैक्ट्रीज एक्ट 1948, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अकॉर्डिंगली ट्वाइस वेज रेट पे करना होगा। मतलब 100% प्रीमियम पे करना पड़ेगा फॉर ओवर टाइम। ठीक है, फॉर ओवर टाइम। इतना ही नहीं, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 ओवर टाइम को डिफाइन कैसा करता है कि ऑन अ गिवन पर्टिकुलर डे, मतलब किसी भी दिन अगर वो 9 आवर्स से ज़्यादा काम कर रहा है तो जितना भी ज़्यादा काम किया वो ओवर टाइम है। मतलब अगर मैं 11 आवर्स काम कर रहा हूँ ऑन मंडे, तो मेरा नॉर्मल कितना हो गया? 9 + 2 आवर्स क्या हो गया मेरा? ओवर टाइम।
अगर मैं 9.30 मतलब 9.5 घंटे काम कर रहा हूँ तो 9 मेरा हो गया नॉर्मल वर्किंग आवर्स और हाफ एन आवर मेरा क्या हो गया ओटी, ठीक है। और जो हाफ आवर है या ये जो 2 आवर्स है मतलब जो ओवर टाइम का टाइम है उसके लिए मुझे क्या मिलेगा, ओवर टाइम प्रीमियम, क्या रेट से, ट्वाइस, डबल, ठीक है। जो नॉर्मल मेरा सैलरी 100 है तो मुझे 200 मिलेगा, 1000 है तो 2000 मिलेगा, ठीक है। तो ये था हमारा अकॉर्डिंग टू फैक्ट्रीज एक्ट। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो वी हैव टू फॉलो द फैक्ट्री एक्ट। लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में क्या होगा, आपको आपका ओवर टाइम प्रीमियम बता दिया जाएगा कि ओवर टाइम प्रीमियम 30% मिलना है। किसका 30%, बेसिक प्लस डीए का, बेसिक प्लस डीए का। या लिखा होगा 30% मिलना है किसका, ग्रॉस सैलरी का, ठीक है। या दिया होगा 20% होगा किसका, बेसिक सैलरी का। तो ऐसा कैलकुलेशन हमें दिया होगा, अगर कैलकुलेशन नहीं दिया है तो हमें लेना है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अकॉर्डिंगली। ओके, तो ये था पर डे। इसी के साथ साथ फैक्ट्रीज एक्ट ये भी बोलता है कि अगर एक हफ्ते में, एक वीक में अगर 48 आवर्स से ज़्यादा का काम हो रहा है तो उसे भी हम क्या कंसिडर करेंगे, ओवर टाइम। उसे भी हम क्या करेंगे उसे भी हम क्या कंसिडर करेंगे, ओवर टाइम। ओके, मान लीजिए हम 8 आवर्स, 8 आवर्स, 8 हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 डेज, 7 डेज हमने 8 आवर्स काम किया तो कितना हो रहा है, 56 आवर्स। कितना हो रहा है, 56 आवर्स। हमने एक भी दिन 9 घंटे से ज़्यादा काम किया क्या, नहीं। तो क्या हमारा ओवर टाइम नहीं हुआ, नहीं सर। हमने हफ्ते में 7 दिन 8 घंटा काम किया तो हमारा टोटल वर्किंग हो गया 56, विच इज़ मोर देन 48 आवर्स। तो जो ज़्यादा का है 48 आवर्स के ऊपर जो कुछ भी है वो क्या है सर, हमारा ओवर टाइम प्रीमियम। वो क्या है हमारा सर, ओवर टाइम है, वो हमारा है ओवर टाइम। तो उसके लिए हमें क्या मिलेगा, ओवर टाइम प्रीमियम मिलेगा, उसके लिए हमें ओवर टाइम प्रीमियम मिलेगा। ओके, ऑल गुड, यस, एकदम सिंपल कंसेप्ट है। और माय डियर फ्रेंड्स, लेबर जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आते ही आते हैं, न्यूमेरिकल्स आएंगे इस पे। और जैसे जैसे आप अभी देखोगे इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स है, थोड़े फॉर्मूलेज आपको याद भी रखने होंगे इसमें। वेर एनी वर्कर इन अ फैक्ट्रीज आर पेड ऑन पीस रेट, ठीक है। तो सर ये जो अभी हमने देखा, अभी तो हमने देखा कि उसका सैलरी फिक्स है कि 100 पर आवर है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि सैलरी टाइम बेसिस पे नहीं होता है, सैलरी टाइम बेसिस पे डिसाइडेड नहीं होता है। तो सैलरी कैसे डिसाइडेड होता है, आउटपुट के बेसिस पे, आउटपुट के बेसिस पे। जैसे कि हम बनाते हैं मोबाइल फ़ोन, या मोबाइल फ़ोन में तो नहीं लगता है ये, हम कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो असेंबल करना होता है, ठीक है। कोई असेंबली वाला प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि हम मान लीजिए वीडियो गेम बनाते हैं, या हमारे डे टू डे घर में जैसे कि जो छोटे छोटे फ़ोटो फ्रेम्स आती है, फ़ोटो फ्रेम्स होती है, ठीक है। तो फ़ोटो फ्रेम्स में क्या होता है, जो फ्रेम होती है, फ्रेम अलग होता है, उसका ग्लास अलग होता है, और वो फ़ोटो अलग होती है, और उसे टाइट फिट करने के नट बोल्ट्स होते हैं। तो लेबर को क्या होता है, लेबर को जो फैक्ट्री ओनर है वो ये सारे मटेरियल दे देता है, और लेबर ने जितने फ़ोटो फ्रेम्स तैयार किए, जितने फ़ोटो फ्रेम्स तैयार किए उतने फ़ोटो फ्रेम्स के लिए उसको अकॉर्डिंगली पैसा मिलता है। मान लीजिए रेट है 20 रुपीज़ पर फ्रेम, 20 रुपीज़ पर फ्रेम। तो अगर मैं 100 फ्रेम तैयार करता हूँ एक दिन में तो मुझे कितना मिलेगा, 2000, मुझे कितना मिलेगा, 2000 रुपीज़, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा पीस रेट, ये हो गया हमारा पीस रेट से। तो अगर हमारा पेमेंट है पीस रेट से, अगर हमारा पीस रेट बेसिस पे हमारा पेमेंट है तो हमारा ओवर टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारा ओवर टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा ओवर टाइम कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि अभी चल रहा है मान लीजिए जुलाई, तो हम देखेंगे कि जून में हमारा पीस रेट के हिसाब से कितना टोटल पेमेंट हुआ था, कितना सैलरी हमको मिला था। जितना भी हमको सैलरी मिला था उसको ऐसा समझ लेंगे जैसे कि मुझे सैलरी मिला था 24,000, ठीक है। और मैंने कितने डेज काम किया था, मैंने काम किया था ओनली 24 डेज। तो मेरा क्या आ गया, 1000 रुपीज़ क्या हो गया, मेरा नॉर्मल वेज रेट पकड़ लिया, 1000 रुपीज़ मेरा नॉर्मल वेज रेट पकड़ लेते हैं वो। और उसके अकॉर्डिंगली अगर ओवर टाइम वर्क होता है तो 1000 को बेसिक रेट पकड़ के ओवर टाइम कैलकुलेट करते हैं। अब देखते हैं
Ordinary rates of wages means the basic wages plus such allowances including the cash equivalent of the advance occurring through the concessional sale to the workers of food grains and other articles as a worker is for the time being entitled to, but does not include a bonus and wages for overtime work. तो ऑर्डिनरी बेसिक वेज में हम क्या पकड़ेंगे, जो हमको बेसिक सैलरी मिल रहा है वो, इसी के साथ साथ हमें सब्सिडाइज फूड मिलता है। जैसे कि मैंने बताया था जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उसमें क्या होता है कि कंपनी का ही कैंटीन होता है, कैंटीन में हमें पनीर बटर मसाला मिलता है 100 रुपीज़ का, मार्केट में उसकी कॉस्ट है 200, तो बचा हुआ जो 100 है वो कंपनी डायरेक्ट कैंटीन वाले को रियम्बर्स करती है। तो हमें क्या मिल रहा है, सब्सिडाइज रेट में फूड मिल रहा है। या हमें मिलते हैं सोडेक्सो के कूपन। सोडेक्सो कूपन सुना है आपने कभी? सोडेक्सो कूपन अमरावती में नहीं देखने मिलते सोडेक्सो कूपन, लेकिन जहाँ बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज वगैरह है, पुणे मुंबई नागपुर, वहाँ देखने मिलते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कंपनी है TCS, तो TCS कंपनी हर महीने अपने स्टाफ को फॉर एग्जांपल 5000 के सोडेक्सो कूपन्स देती है, 5000 के सोडेक्सो कूपन देती है। अब वो एम्प्लॉय बिग बाज़ार जाता है, बिग बाज़ार में जाके कोई अगर शॉपिंग करता है तो शॉपिंग करते टाइम कैश की जगह वो क्या कर सकता है, सोडेक्सो कूपन दे सकता है, कैश की जगह सोडेक्सो कूपन्स दे सकता है। सोडेक्सो एक कंपनी का नाम है, वो कंपनी ने कूपन से वो कंपनी इशू करती है। हमारी TCS कंपनी सोडेक्सो कंपनी से कूपन्स खरीदती है और सोडेक्सो कंपनी को पेमेंट करती है और ये जो कूपन्स होते हैं ये कूपन्स कैश की जगह काम करते हैं। तो TCS अपने एम्प्लॉयज़ को कैश देने की जगह सोडेक्सो कूपन देती है। तो सर TCS का क्या फ़ायदा? TCS का फ़ायदा ऐसा है कि जो एम्प्लॉई है, एम्प्लॉय को क्या मिल रहा है, 5000 के सोडेक्सो कूपन्स मिल रहा है ना, 5000 के सोडेक्सो कूपन विच इज़ इक्विवेलेंट टू 5000 कैश। लेकिन TCS को ये जो 5000 के सोडेक्सो कूपन है ये 5000 के नहीं मिले, TCS को ये कूपन मिलते हैं कम में, मान लेते हैं 4000 में। तो TCS का 1000 का फ़ायदा, लेकिन एम्प्लॉय को उससे कुछ लेना देना नहीं, एम्प्लॉय को तो 5000 मिल रहा है ना, पूरा 5000 के कूपन्स मिल रहे हैं। सोडेक्सो कंपनी को क्या फ़ायदा, सोडेक्सो कंपनी को अलग फ़ायदा है। सोडेक्सो कंपनी को ये जो लोग होते हैं बिग बाज़ार, डीमार्ट या और लाइफस्टाइल सेंट्रल्स, तो ये लोग उन्हें पे आउट देते हैं। क्योंकि सोडेक्सो कूपन है वो यूज़ कहाँ होंगे, जैसे कि मान लीजिए मैं हूँ रौनक, ठीक है, मुझे लेना है किराना, मुझे डेली नीड्स के प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं मेरे घर के बाजू वाले मेरी एरिया की शॉप से लेके आऊँगा, है ना, एरिया के शॉप से लेके आऊँगा। लेकिन मैं जाके उसे सोडेक्सो कूपन दूंगा तो वो एरिया का शॉप वाला सोडेक्सो कूपन लेगा क्या? नहीं। अब मेरे पास तो 5000 की सोडेक्सो कूपन है, मुझे खर्च करना है, तो खर्च करने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, बिग बाज़ार। कहाँ जाना पड़ेगा, बिग बाज़ार। तो इसका मतलब जो कस्टमर बिग बाज़ार का था ही नहीं कभी, जो एरिया शॉप से परचेस करता था जो बिग बाज़ार में कभी जाता ही नहीं था, आज वो कस्टमर भी बिग बाज़ार जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास में उसके गले में सोडेक्सो कूपन रखे हुए हैं, उसके पास में सोडेक्सो कूपन रखे हुए, तो उसे तो खर्च करना ही है। तो इस वजह से बिग बाज़ार का भी फ़ायदा हुआ, सोडेक्सो कंपनी का भी फ़ायदा हुआ, TCS का भी फ़ायदा हुआ। ठीक है, हर किसी का विन विन सिचुएशन है, हर किसी का, और हमारे एम्प्लॉय का भी, हमारे एम्प्लॉय रौनक का भी फ़ायदा हुआ। ठीक है अब ज़रा ये बताना कि ओवर टाइम अगर डेली हम ओवर टाइम कर रहे हैं, हम रेगुलर बेसिस पे अगर ओवर टाइम कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? रेगुलर बेसिस पे हम ओवर टाइम वर्क काम कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? दोनों एंगल से बताना, एम्प्लॉयज़ के एंगल से भी और एम्प्लॉयर के एंगल से भी। अगर हम रेगुलर बेसिस पे ओवर टाइम काम कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? ऑफ कोर्स सर बुरी बात है। क्यों? हमारे एम्प्लॉयज़ का हेल्थ ख़राब होगा, हमारी कॉस्ट बढ़ेंगी, ओवर टाइम प्रीमियम पे करना पड़ेगा। या ऐसा भी हो सकता है कि एम्प्लॉयज़ को पता है कि अगर मैं 10 से 6 में काम ख़त्म कर दूँ तो मुझे 100 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से 8 आवर्स की मिलेंगे, 800 रुपीज़। ठीक है, वही अगर मैं 10 से 6 काम ना करते हुए 8 बजे तक काम कर लूँ तो मुझे ये 800 तो मिलेगी ही, साथ में एडिशनल 2 आवर्स के 50% प्रीमियम पकड़ रहा हूँ या डबल प्रीमियम पकड़ रहा हूँ तो 200 के हिसाब से 400 रुपीज़ और मिलेंगे, मतलब मुझे मिलेंगे 1200 रुपीज़। तो इससे क्या होगा, जो हमारा एम्प्लॉई है अगर उसका फिजिबल है
जो काम 8 आवर्स में हो सकता था, जो काम 8 आवर्स में हो सकता था, वो जानबूझ के कितना टाइम लगाएगा, 10 आवर्स, मतलब ओवर टाइम में काम करना चाहेगा। वो क्या करेगा, ओवर टाइम में काम करना करेगा चाहेगा। नॉर्मल आवर्स में धीरे धीरे काम करेगा, स्लो, कम प्रोडक्टिविटी लाएगा, क्योंकि उसे ओवर टाइम काम करना है। ओवर टाइम काम करके एक्स्ट्रा पैसा कमाना है। तो क्या होगा, इससे हमारी कॉस्ट बढ़ेंगी। तो दोनों भी हो सकता है, अगर जेन्युइनली बढ़ रहा है तो एम्प्लॉयज़ की हेल्थ खराब होगी, लेकिन एम्प्लॉयज़ इसका गलत फ़ायदा उठा के नॉर्मल आवर्स में काम करके ओवर टाइम में ज़्यादा काम करेंगे तो हमारा कॉस्ट बढ़ेगा। ऐसा भी हो सकता है ना। तो इसलिए क्या बोला है, ओकेजनल ओवर टाइम इज़ अ हेल्दी साइन एज इट इंडिकेट्स दैट द फर्म हैज़ द ऑप्टिमम कैपेसिटी एंड दैट कैपेसिटी इज बीइंग फुल्ली यूटिलाइज्ड। अगर कभी कभी ओवर टाइम हो रहा है तो ये सही है। इसका क्या इंडिकेशन है कि हमारी जो कैपेसिटी थी, हम उस कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन आर नॉर्मल कैपेसिटी। और कभी कभी ओवर टाइम करना पड़ रहा है, जैसे कि हम पढ़ाई करते हैं 8 आवर्स, क्लासेस वाला से सब पकड़ के हम 8 आवर्स पढ़ाई करते हैं। अब 2 दिन बाद संडे को हमारी कॉस्टिंग की टेस्ट है मटेरियल पे। अब कॉस्टिंग की टेस्ट है तो 8 आवर्स में पढ़ाई नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे, 10 आवर्स पढ़ेंगे। फ्राइडे सैटरडे 2 दिन 10 आवर्स पढ़ेंगे, तो सही है ना। 8 आवर्स हम पढ़ रहे थे, हमारा सब सही चल रहा था, लेकिन टेस्ट के हिसाब से हमने 2-2 आवर्स ज़्यादा काम किया, ज़्यादा पढ़ा। तो ओकेजनल ओवर टाइम इज़ हेल्दी। लेकिन आप डेली 10 to 15 आवर्स पढ़ोगे, 15-20 आवर्स पढ़ोगे, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। एक्चुअली ये नंबर्स मैंने बहुत कम बोल दिए। फॉर CA इंटर आपको 10 to 12 आवर्स की पढ़ाई मैंडेटरी है। 10 to 12 आवर्स आपको डेडिकेटेडली देने ही देने हैं, ओके। But persistent overtime is rather a bad sign because it may indicate either that the firm needs larger capacity in man and machine। अगर देखो हम रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे ओवर टाइम कर रहे हैं तो ये गलत है। क्यों गलत है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास मैन फोर्स कम है, हमारे पास मैन फोर्स कम है, या हमारी मशीन्स कम है, या जो दैट मैन हैव गॉट इनटू द हैबिट ऑफ पोस्टपोनिंग, या हमारे लेबर्स को आदत पड़ गई है काम डिले करने का, काम पोस्टपोन करने का। क्यों, क्योंकि ओवर टाइम प्रीमियम मिलेगा, है ना। तो आई थिंक यहाँ तक आपको सब समझ में आया है। कॉजेज ऑफ ओवर टाइम एंड ट्रीटमेंट। कॉजेज है क्यों ओवर टाइम होता है, और उसका ट्रीटमेंट क्या है, समझेंगे। द कस्टमर में एग्री टू बियर द एंटायर चार्ज ऑफ ओवर टाइम बिकॉज अर्जेंसी ऑफ वर्क, बिकॉज अर्जेंसी ऑफ वर्क। तो कई बार क्या होता है कि हमारा जो कस्टमर होता है, कस्टमर को ही बड़ा ऑर्डर आ जाता है। अब कस्टमर को बड़ा ऑर्डर आया तो वो हमें बड़ा ऑर्डर देगा। मान लीजिए कस्टमर कोई प्रोडक्ट बनाता है, उस प्रोडक्ट का एक स्पेयर पार्ट हम बना के उसे सप्लाई करते हैं। अब उस कस्टमर को बड़ा ऑर्डर आया तो उसे वो स्पेयर पार्ट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। अब वो स्पेयर पार्ट्स हमें मांगेगा, तो हमें वो स्पेयर पार्ट्स की डिमांड फुलफ़िल करने के लिए क्या करना होगा, ओवर टाइम काम करना होगा, ओवर टाइम काम करना होगा। तो नॉर्मली अगर हम वो प्रोडक्ट बेचते थे 1000 रुपीज़ पर यूनिट्स में, तो हमें 1000 रुपीज़ में पूर रहा था। क्यों, क्योंकि हम नॉर्मल सैलरी पे कर रहे थे। अब क्योंकि हमें ओवर टाइम काम करना पड़ेगा तो हमारी सैलरी बढ़ेगी, एम्प्लॉय लेबर कॉस्ट बढ़ेगा, लेबर कॉस्ट बढ़ेगा तो हमारी प्रॉफिट मार्जिन कम होगी, और कम प्रॉफिट मार्जिन में या लॉस में हम काम करना पसंद करेंगे क्या, नहीं। तो हम उसे बोलेंगे कि हमें इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने इतना बड़ा ऑर्डर दिया, तो हमारी एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ रही है, तो हमें एम्प्लॉय कॉस्ट आप रिएम्बर्स करो, ठीक है। या हम ऐसा बोलेंगे, हम नॉर्मली आपको 1000 में सेल करते हैं, लेकिन आपने एकदम इमरजेंसी ऑर्डर दिया है शॉर्ट ड्यूरेशन में, तो हमें इसका रेट ज़्यादा लगेगा। तो ज़्यादा कितना, 1200-1300, जो भी म्यूचुअली एग्रीड हो। तो ऐसा, तो जो कस्टमर है वो कस्टमर रेडी हो जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कस्टमर में एग्री टू बियर द एंटायर चार्जेस। कस्टमर रेडी हो गया पूरा चार्ज बियर करने के लिए। तो ऐसे केस में ट्रीटमेंट क्या है, इफ़ एवर इफ़ ओवर टाइम इज रिजॉर्टेड टू एट द डिज़ायर ऑफ द कस्टमर, कस्टमर की इच्छाओं पे हमने ओवर टाइम काम किया, देन ओवर टाइम प्रीमियम, जो हमारी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी लेबर की, वो क्या करेंगे, डायरेक्टली वो जॉब पे लगा देंगे, डायरेक्टली वो जॉब पे लगा देंगी। क्यों, क्योंकि हमें उसी जॉब पे पैसा मिलना है। हमें पहले कितना मिल रहा था, सिर्फ 1000 मिल रहा था, लेकिन अब उसी जॉब का हमें वो कितना दे रहा है, 1200। तो उस जॉब का जब हमें ज़्यादा मिल रहा है, तो जो ज़्यादा का खर्चा हुआ वो उसी पे लगा देंगे, है ना। तो ये था केस 1। सेकेंड,
ओवर टाइम में बी कॉल्ड फॉर टू मेक अप एनी शॉर्टफॉल इन द प्रोडक्शन ड्यू टू द सम अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट। कई बार क्या होता है कि हमारा सब प्लान डिसाइडेड होता है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हमने देखा था, तो कई बार क्या होता है उनके हिसाब से ऐसा चलता है कि 100 आवर्स में काम कंप्लीट हो जाएगा, 100 आवर्स में काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी मॉडल चेंज हो जाता है या कोई नई चीज़ ध्यान में आती है, थोड़े मॉडिफिकेशंस होते हैं, तो ऐसे टाइम पे हमें क्या करना होता है कि हमारा जो बजट था 100 आवर्स का वो चेंज करना पड़ता है, और हमें रियलाइज़ होता है 100 में काम कंप्लीट नहीं होगा, हमें 120 आवर्स काम करना पड़ेगा। तो ऐसे टाइम पे क्या करेंगे, इफ़ ओवर टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू कोप विथ जनरल प्रोडक्शन प्रोग्राम्स और फॉर मीटिंग अर्जेंट ऑर्डर्स देखो इसमें अर्जेंट ऑर्डर्स भी ले लिया है। द ओवर टाइम प्रीमियम शुड बी ट्रीटेड एज ओवरहेड कॉस्ट ऑफ द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और वर्क सेंटर विच वर्क्स ओवर टाइम। तो कभी हमारा मॉडिफिकेशन हो गया या हमें नॉर्मली कभी ओवर टाइम काम करना पड़ा या कभी एकदम अर्जेंटली ऑर्डर आ गया, तो क्या हो सकता है हम उसे क्या करेंगे, ओवरहेड्स ट्रीट करेंगे। क्या करेंगे, ओवरहेड्स। आपको हाईलाइटर लेके बैठना है, ओवरहेड्स को हाईलाइट करना है, जॉब डायरेक्टली को हाईलाइट करना है, अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट को हाईलाइट करना है, अर्जेंसी ऑफ वर्क, कस्टमर, इन सब को हाईलाइट करते चलना है। क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ोगे तो आपको ये पूरा टेबल नहीं पढ़ना है, ये पूरे पैराग्राफ्स नहीं पढ़ने हैं, यहाँ पे भी आपको एक एक चीज़ हाईलाइट करना है। क्या है, फैक्टर्स एक्ट 1948, मोर देन 9 आवर्स, 48 आवर्स, ट्वाइस हिज ऑर्डिनरी, बस ये 4 वर्ड्स आपने हाईलाइट कर दिए तो आपको ये पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट, overtime work may be necessary to make up a shortfall in production to some fault of management। प्रोडक्शन शॉर्टफॉल हो गया क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट का जो प्लान था उसमें कुछ गलती हो गई। तो इफ़ ओवर टाइम इज़ वर्क इन अ डिपार्टमेंट ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ अनदर डिपार्टमेंट, द ओवर टाइम प्रीमियम शुड बी चार्ज टू द लेटर डिपार्टमेंट। ये कैसे है, इसका हम समझेंगे, कब समझेंगे, जब आगे वाले टॉपिक्स में जब हम देखेंगे। तो क्या होता है, हमारा डिपार्टमेंट का भी कॉस्ट मेंटेन करते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी। अभी हम आगे देखेंगे कि हर किसी को ओवर टाइम बोनस, प्रीमियम, सॉरी, नॉर्मल बोनस वगैरह मिलता है, प्रोडक्टिविटी इफ़िशियंसी बोनस वगैरह। तो उसमें इन कौन सी बेसिस पे मिलता है, जब वो कॉस्ट कम रखते हैं, कॉस्ट कम रखते हैं तो हमें ओवर टाइम करना पड़ रहा है। मान लीजिए डिपार्टमेंट बी को ओवर टाइम करना पड़ रहा है। अब डिपार्टमेंट बी को ओवर टाइम करना पड़ रहा है मतलब उसकी कॉस्ट बढ़ रही है, उसकी कॉस्ट बढ़ रही है। तो डिपार्टमेंट बी के लोगों ने अगर कॉस्ट बढ़ा दी तो उनको बोनस मिलेगा क्या, इफ़िशियंसी बोनस वगैरह मिलेगा क्या, नहीं। या उनकी इफ़िशियंसी सही लगेंगी क्या, नहीं। तो ऐसे में क्या होता है, इनको डिपार्टमेंट बी को एक्स्ट्रा काम क्यों करना पड़ रहा, डिपार्टमेंट ए की गलती की वजह से, डिपार्टमेंट ए की गलती की वजह से। तो फिर क्या करेंगे, जो डिपार्टमेंट बी ने ओवर टाइम का प्रीमियम पे किया है, जो एडिशनल कॉस्ट लगी है, वो सीधा सीधा डिपार्टमेंट ए की कॉस्ट में ऐड कर देंगे, ना कि डिपार्टमेंट बी की कॉस्ट में। वो सीधा सीधा डिपार्टमेंट ए की कॉस्ट में ऐड कर देंगे, ना कि डिपार्टमेंट बी के। कैसा होता है, डिपार्टमेंट का इवैल्यूएशन होता है कि कौन से डिपार्टमेंट ने कितना इफिशिएंटली काम किया है, तो उनको बोनस मिलता है, इंसेंटिव्स मिलते हैं। तो अगर किसी और की गलती की वजह से हमें हमारा खर्चा बढ़ रहा है तो हमारा तो बोनस या इंसेंटिव का नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओवर टाइम वर्क may be resorted to secure an outturn in excess of the normal output to take the advantages of an expanding market or of rising demand। कभी कभी कैसा होता है कि एकदम से डिमांड बढ़ जाती है, एकदम से डिमांड बढ़ जाती है तो हमें डिमांड बढ़ गई तो हमें डिमांड का बेनिफिट तो लेना है। हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, हमारी मशीन तो खाली रखी है, हम एक शिफ्ट में काम कर रहे थे, थोड़ा काम बढ़ा देंगे, तो हमें जो एक्सेस डिमांड जनरेट हुए है, जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है मार्केट में, उसका बेनिफिट लेना है तो हम ओवर टाइम करेंगे। ऑन अकाउंट ऑफ एबनॉर्मल कंडीशन सच एज फ्लड, अर्थक्वेक, जैसे कि कोविड। ठीक है, कोविड में अभी तक लॉक था, अब लॉक खुल गया तो एकदम से डिमांड खुल गई, डिमांड खुल गई तो जो फैक्ट्रीज है उनको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। शुड नॉट बी चार्ज टू कॉस्ट बट टू द कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ऐसे टाइम पे जो ओवर टाइम प्रीमियम हम भर रहे हैं वो कॉस्ट में न जोड़ते हुए कहाँ डालेंगे, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ डालेंगे हम, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके, होप आपको ये समझ में आया है। आप इसे एक बार दो बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए इसे, थ्योरी को अच्छे से, टेक टाइम, थ्योरी को एक बार पूरा पढ़ लीजिए, फिर आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं।